एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जावा स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल कंसेप्ट के बारे में एंड डाटा टाइप के बारे में समझेंगे। जैसे कि आप लोग को पता होगा, मर्न स्टैक का एक सीरीज चला रहा है जिसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट का कंसेप्ट समझेंगे, देन रिएक्ट का कंसेप्ट समझेंगे, देन नोड जेएस एंड एक्सप्रेस समझेंगे, उसके बाद मोंगो डीबी का कंसेप्ट समझेंगे और उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे। और एक साइड प्रोजेक्ट सीरीज भी चल रहा है जिसके अंदर हम अभी ऑथ सिस्टम का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। और आपको ये बता दें कि हम अभी तक मेरे YouTube चैनल के ऊपर मर्न स्टैक से रिलेटेड अभी एक भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ। वो पहला वीडियो मंडे के दिन अपलोड होगी, जो कि अपलोड होगी, ये पहला वीडियो ही है। और अभी तक हम जो प्रोजेक्ट चला रहे थे ऑथ सिस्टम का प्रोजेक्ट, उसके ऊपर हम अभी तक 3 वीडियो अपलोड, मतलब 4 वीडियो अपलोड कर चुके थे। यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला फुल स्टैक ये लास्ट वीडियो ये था और इसमें हम समझाए आपको कि कैसे, मतलब कि वीडियो का फॉर्मेट होगा अपलोड करने का, और प्रोजेक्ट वाले वीडियो कब अपलोड करेंगे और किस दिन अपलोड होगा और किस दिन नहीं अपलोड होगा। तो उसके लिए आप इस वीडियो को जाके देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपके लिए मैं इतना मेहनत करके एक मर्न स्टैक पढ़ा रहा हूं जो कि एक कोर्स के अंदर पढ़ाया जाता है, उसी तरह हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। और जिसके अंदर जैसे एक कोर्स जो होती है ना, बाय करके लोग पढ़ते हैं, उसी तरह सेम कंसेप्ट हम पढ़ाएंगे, उसमें थोड़ा सा इधर उधर नहीं पढ़ाएंगे। और यहाँ पे क्या है कि सेम जिस तरह वहाँ प्रोजेक्ट क्रिएट कराया जाता है, जैसे एआई वगैरह ऐड करके। तो सबसे पहले यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का सिलेबस हम लिखे हैं जिसको चैप्टर 7 तक ऐड किए हुए हैं। उसके बाद एक एडवांस जावा स्क्रिप्ट का कंसेप्ट है, उसको भी हम यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। सबसे पहले आज समझेंगे चैप्टर 1 का कंसेप्ट, जो कि फंडामेंटल है। बेसिक फंडामेंटल भी होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब आप स्टार्ट करते हैं, तो उसका जो बेसिक फंडामेंटल होता है उसी कंसेप्ट को हम यहाँ समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होता है। अब इस वेरिएबल के अंदर, मतलब कि हमने यहाँ पे 4 टॉपिक को लिसन किया हूँ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जावा स्क्रिप्ट कोड को कहाँ रन कराते हैं। जैसे कि आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उसमें सबसे पहले कोड को रन कराने के ही बारे में डिस्कस करते हैं। तो उसी तरह जावा स्क्रिप्ट कोड को आप कहाँ रन कराएंगे उसी को सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कशन किए हैं कि सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट कोड को रन कराने के लिए ब्राउजर के कंसोल के अंदर भी रन करा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम इसको, अभी हम आपको रन करा के दिखाएंगे कि कैसे इसको कंसोल के अंदर रन कराएंगे। उसके बाद इनसाइड एचटीएमएल फाइल के अंदर भी आप जावा स्क्रिप्ट कोड को रन करा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उसके बाद एक नोड जेएस का यूज करके भी जावा स्क्रिप्ट कोड को रन करा सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन एडिटर के अंदर भी जावा स्क्रिप्ट कोड को रन करा सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम ये सबको एक एक करके ट्राई करते हैं। सबसे पहले कंसोल वाला का चेक करते थे, इसी के ऊपर आप यहाँ पे कंसोल के अंदर इंस्पेक्ट करेंगे। तो इंस्पेक्ट के बाद यहाँ कंसोल आएगी, इसी के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट कोड को रन करा के देखते हैं। सपोज करो हम 2+2 करेंगे तो यहाँ से 4 इनपुट आएगा। उसके बाद कंसोल एंड लॉग करेंगे, ठीक है। इसके अंदर लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद जब हम इसको क्लोज करके इंटर मारेंगे तो हेलो वर्ड प्रिंट होगा। उसी तरह आप वेरिएबल लेके कोई भी वैल्यू इसको असाइन करेंगे और उस पर इंटर करेंगे और उसके बाद ए का वैल्यू करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इनसाइड एचटीएमएल फाइल के अंदर कैसे आप जावा स्क्रिप्ट कोड को रन करा सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे VS कोड के अंदर आ गए। उसके बाद हम यहाँ पे इसके लिए VS कोड का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ VS कोड के अंदर आ गए, उसके बाद एक फाइल फोल्डर क्रिएट करें जिसका नाम दिया जावा स्क्रिप्ट, और इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम दे देंगे यानी कि चैप्टर 1, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर 1 चल रहा है तो इसलिए हम इसका नाम चैप्टर 1 दे दिए। उसके बाद इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम दे देंगे टेस्ट, बिकॉज हम इसके अंदर HTML और जावा स्क्रिप्ट कोड को मिला के कोड कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम हम टेस्ट दिए। उसके बाद इसका, या एक काम करते हैं, इसको टेस्ट फोल्डर जो है ना उसको डिलीट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से डिलीट कर दिए। इसी जो चैप्टर 1 है इसी के अंदर एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम है HTML, ठीक है। हमने एक फाइल क्रिएट किया index.html नाम से। उसके बाद फिर एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं style.css, ठीक है। हम दोनों, सॉरी ये CSS नहीं, यहाँ पे हमको क्रिएट करना होगा जावा स्क्रिप्ट। तो उसके लिए हम इसको पहले डिलीट करते हैं यहाँ से, एंड एक और इसी के अंदर फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं app.js, ठीक है। तो हमने 2 फोल्डर क्रिएट किया। उसके बाद HTML का जो बेसिक कोड होता है उसको हम यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं, Ctrl+Shift+ ये इंटर मारे तो मेरा HTML का जो बेसिक कोड है वो यहाँ पे जनरेट हो गया। उसके बाद
इसके अंदर आपको जावा स्क्रिप्ट को फाइल को अटैच करना है, तो उसके लिए आप स्क्रिप्ट टैग का यूज करके अटैच कर सकते हैं। स्क्रिप्ट टैग आप बॉडी इंड होने से पहले ऐड करते हैं, आप चाहे तो हेड टैग के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बॉडी इंड होने के बाद ही हम करते हैं, मतलब बॉडी इंड होने से पहले करते हैं। तो यहाँ पे हम src के अंदर अपने फाइल का नाम देते हैं, जैसे कि app.js है, इन केस में हम डाल दिए। तो मेरा क्या हुआ कि जो जावास्क्रिप्ट का फाइल है वो HTML के साथ लिंक हो गया। उसके बाद हम इस HTML फाइल को रन कराएंगे। यहाँ पे मेरा HTML का फाइल रन हो गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड चल रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपल कंसोल करेंगे, कंसोल लॉग करा के और इसके अंदर हेलो वर्ड प्रिंट करा दिए। तो अब इतना करने के बाद हम इसको सेव कर लिए। उसी तरह चलेंगे अपने मेन पेज के ऊपर, जो डॉक्यूमेंट मेरा खुला हुआ है HTML का, उसको उसी तरह करेंगे इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल के अंदर जाकर देखेंगे तो हेलो वर्ड प्रिंट है। इस तरह हम जावा स्क्रिप्ट फाइल को HTML के साथ लिंक करके यूज कर सकते हैं। और उसके बाद डिस्कस करते हैं अगला टर्म है कि यूज नोड.js का भी यूज करके जावा स्क्रिप्ट कोड को रन करा सकते हैं। तो इसको समझते हैं। जैसे ये मेरा हेलो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस हेलो वर्ड को रन कराने के लिए मेक श्योर कीजिएगा कि आपके सिस्टम के अंदर नोड.js इंस्टॉल होना चाहिए। अब नोड.js कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके लिए आप गूगल पे जाके सिंपली नोड.js सर्च करेंगे तो वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम नोड और हाइफन वर्जन दाबेंगे तो यहाँ से नोड.js आ गया। ये मेरा जैसे कि हमारे सिस्टम के अंदर नोड.js का जो वर्जन है वो ये है। और आपको जब नोड.js का यूज करके जावास्क्रिप्ट फाइल को रन कराना है तो उसके लिए आप नोड app.js हो गया। तो यहाँ से जब आप रन करेंगे तो मेरे केस में कुछ एरर आया। एरर क्या है उसको समझते हैं कि इंटरनल कुछ एरर आ रहा है। अभी इसको सेव करते हैं एक बार। और ये एरर इसलिए आया क्योंकि मेरा जो फाइल डायरेक्टरी है यहाँ पे देख सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर है, लेकिन ये कोड कहाँ लिखा है, चैप्टर 01 के अंदर, यानी कि O1 के अंदर। तो यहाँ से हम पहले चेंज करेंगे, यहाँ पे चैप्टर 01 के अंदर चले गए। उसके बाद इसको क्लियर करेंगे, देन सेम कमांड यूज करेंगे, नोड एंड फाइल का नाम जब इंटर करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट हो गया। तो आप इस तरह मतलब कि नोड.js का यूज करके भी आप कोड कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है उसके बाद है ऑनलाइन एडिटर। ये आप खुद ट्राई कीजिएगा कि कैसे जावास्क्रिप्ट कोड को ऑनलाइन एडिटर में रन करा सकते हैं, तो वो आप खुद ट्राई कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद यहाँ पे हम एक टिप ऐड किए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट कोड को यूज करो तो उसके लिए हम तो ब्राउजर कंसोल को ज़्यादातर यूज करते हैं। किसके लिए, अगर आपके कोड सपोज करो आप कोई वेबसाइट क्रिएट करें तो वहां पे आपका कोड वगैरह फटा ना, तो उसके लिए आप कंसोल के अंदर ही डिबग करके चेक करते हो। उसके बाद आप ज़्यादातर ये यूज करते हो HTML और स्क्रिप्ट टैग को लिंक करके सिंपल यूज करते हो, ठीक है। उसके बाद आप बैकएंड के लिए API अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए आप जावास्क्रिप्ट को यूज करते हो नोड.js के अंदर, ठीक है। तो कुछ इस तरह हम जावास्क्रिप्ट कोड को यूज करते हैं और रन कराते हैं। देन राइट, यहाँ पे हम वेरिएबल कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक डिफिनेशन लिखे, इसको पहले समझते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे कि द वेरिएबल आर कंटेनर यूज टू स्टोर डाटा वैल्यूज, ओके। उसके बाद फिर बिफोर ए वेरिएबल कैन बी यूज इट मस्ट बी डिक्लेयर। मीन्स ये हुआ कि आपका जो वेरिएबल है वो एक कंटेनर है जिसके अंदर डाटा वैल्यू को स्टोर करते हैं। उसके बाद ये बोल रहा है कि अगर आपको कोई वेरिएबल यूज करना है तो उससे पहले आप उसको डिक्लेयर करो, ठीक है। उसके बाद अगला समझते हैं। उसके बाद बता रहा है कि जावा स्क्रिप्ट ऑफर 3 प्राइमरी कीवर्ड फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो जावा स्क्रिप्ट जो है ना वो 3 तरह का प्राइमरी कीवर्ड को ऑफर करता है जिसका यूज करके हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सबसे पहला है var, ठीक है। सबसे पहला है var, इसको var बोलते हैं, ठीक है, var। उसके बाद सेकेंड है let और थर्ड है कांस्टेंट। अब ये तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है var। अब var कीवर्ड होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो वेरिएबल के लिए हम काम करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर है where को कैन बी रीडिक्लेयर एंड अपडेट। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक साइड में इसको ओपन करते हैं और एक साइड में VS कोड को ओपन कर ले। अब इसको बंद कर लेते हैं, तो इसी के अंदर हम यूज करते हैं। इसको कमेंट कर लिए। अब ये पहला लाइन बोल रहा है कि कैन बी रीडिक्लेयर एंड अपडेट। तो सबसे पहले where का यूज करके हम एक नंबर के अंदर 10 वैल्यू स्टोर कराते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पे हम कंसोल करते हैं, नंबर प्रिंट हो गया। फिर उसी नंबर के अंदर एक इसको अपडेट कर देते हैं या स्ट्रिंग वेरिएबल को स्टोर करा लेते हैं। सपोज करो हम यहाँ पे 10 ही स्टोर करा लिए। उसके बाद फिर इसको यहाँ से हमने कंसोल लॉग किया, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। अब
अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू को रीचेंज किया, मतलब वैल्यू को चेंज किया। इसका मतलब क्या हो कि वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हो, तो हमने यहाँ पे वैल्यू को अपडेट भी किया। और फर्स्ट बोला रीडिक्लेयर, तो रीडिक्लेयर का मतलब हो गया फिर वैर का यूज करके, फिर वैर का यूज करते हैं और फिर नंबर ही वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर अदर वैल्यू स्टोर करते हैं। सपोज करो यहाँ पे हमने 20 स्टोर किया, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करते हैं, उसके बाद फिर नंबर को ही प्रिंट कराते हैं। तो कुछ इस तरह हमने प्रिंट करा दिया। सबसे पहले ये एआई को हम यहाँ से क्लोज करते हैं, तो हमने यहाँ से इसको क्लोज कर दिया। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, दैट वेरिएबल इज कॉल्ड नम। उसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर किए, उसके बाद उसको हम यहाँ पे कंसोल लॉग करा रहे हैं। देन उसी वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं, उसके अंदर स्ट्रिंग वेरिएबल मतलब स्ट्रिंग वैल्यू ऐड किए, देन उसको हम यहाँ पे कंसोल लॉग करा रहे हैं। देन उसी वेरिएबल के अंदर रीडिक्लेयर करके अनदर वैल्यू ऐड किया, फिर उसको कंसोल लॉग करा रहे हैं। तो यहाँ से अब इसको आउटपुट में देखते हैं क्या आउटपुट मेरा प्रिंट हो पाती है कि नहीं। अगर प्रिंट हो जाएगा तो मेरा जो ये पहला लाइन है वो ट्रू हो जाएगा। मीन्स ये हुआ कि यहाँ पे हम रीडिक्लेयर भी कर रहे हैं और वैल्यू को अपडेट भी कर रहे हैं। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसको क्लियर करेंगे और नोड और फाइल का नाम, तो यहाँ पे हमने नोड लिखा और फाइल का नाम क्या है, app.js। तो यहाँ से हमने कंसोल कराया, तो जैसे कि पहला मेरा 10 प्रिंट हो रहा है, यानी कि यहाँ से 10 प्रिंट हो गया। उसके बाद सेकेंड 10 प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ से मेरा 10 प्रिंट हो गया, डेट इज द स्ट्रिंग। और फर्स्ट मेरा है क्या, नंबर। तो कलर भी चेंज हो रहा है, जैसे कि नंबर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो रहा है, तो वहाँ पे कलर के अंदर येलो आ रहा है, ये व्हाइट के आ रही है। तो फिर यहाँ पे भी प्रिंट करा रहे हैं, तो उसी वेरिएबल के अंदर 20 वैल्यू स्टोर है, लेकिन ये दोनों चेंज हो रहा है, मतलब अपडेट भी कर रहे हैं और रिडिक्लेयर भी कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर पॉसिबल है। और अगले समझते हैं, आगे है फंक्शन स्कोप। अब ये फंक्शन स्कोप क्या होता है, तो इसको अभी हम आगे समझेंगे, जब फंक्शन का कंसेप्ट समझेंगे ना, तो उसके अंदर अच्छे से आपको समझाएंगे कि फंक्शन के अंदर अगर इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिए तो आप उसी के अंदर यूज कर पाएंगे, उससे बाहर एक्सेस करने का कोशिश करेंगे तो वहां पे एरर थ्रू करेगी। जैसे कि हम अभी इसको कमेंट यहाँ से करते हैं और इसको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं। अभी फंक्शन सब भूल जाइए कि फंक्शन कैसे क्रिएट होता है, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझाएंगे। सपोज करो इस फंक्शन का नाम देते हैं सम, हमने सम दिया, उसके बाद अगर इसके अंदर वैर इक्वल टू नम के अंदर हमने यहाँ पे 10 प्रिंट कर वेरिएबल दे दिया और इसको इसी के अंदर कंसोल करके लॉक करा रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको नम प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि यहाँ पे मेरा वेरिएबल हमने इस फंक्शन के अंदर इनिशियलाइज किया और इसी के अंदर प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन एक काम करते इस वेरिएबल को फंक्शन से बाहर एक्सेस करने का कोशिश करते। हमने यहाँ पे कंसोल करा, फिर नम को यहाँ प्रिंट करा रहे हैं। तो अब इस केस में जब हम इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे एरर आना चाहिए। ठीक है, इन तो ट्राई करते हैं। सबसे पहले नोड लिखेंगे, देन फाइल का नाम app.js रन कराएं। तो देख सकते हैं कि पहला तो मेरा यहाँ पे प्रिंट होगा, पहला जब हम रन कराए तो ये एरर आ गया क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया था। जब हम फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे तो देखो यहाँ पे हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो मेरा 10 प्रिंट होगा, पहले एरर आएगा। तो इसका काम करते हैं, यहाँ से कॉपी करके ऊपर प्रिंट कराते हैं, उसके बाद ये तो मेरा पहले 10 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ये एरर थ्रू होगा, दैट एरर इज कॉल्ड रेफरेंस एरर। इसका मतलब ये होगा कि आप कोई वेरिएबल को अगर इनिशियलाइज नहीं किए हो, उसको एक्सेस करने का कोशिश करोगे तो वो रेफरेंस एरर के अंदर आएगी। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है नम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो एक बार इसको और रन करा के देख लेते हैं। हमने रन कराया तो सेम एरर थ्रू किया और यहाँ पे पहले वैल्यू प्रिंट हुआ जो कि ये यहाँ से आ रही है इसके अंदर से। ठीक है, और आगे एरर थ्रू कर रही है रेफरेंस एरर, नंबर नम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, जो हम एक्सेस करने चाह रहे हैं वो डिफाइंड नहीं है, ये एक फंक्शन स्कोप के अंदर आती है। ठीक है, ये एक फंक्शन स्कोप है, फंक्शन का जो स्कोप है यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसके बाहर वो वेरिएबल एक्सेस नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो सेकेंड लाइन का मतलब यही है। अब जो थर्ड लाइन का मतलब है कि होस्टेड मूव टू टॉप ऑफ द स्कोप। ये होस्टेड का कंसेप्ट क्या होता है, इसको आप अभी हम ही इसके अंदर समझेंगे। ठीक है, तो इसको अभी स्किप करते हैं, उसको स्किप करते हैं। स्कोप तो हम समझा दिए और आगे क्या है, एवॉइड। ये आगे जो एक और पॉइंट लिखे हैं इसको देखते हैं। तो इसके अंदर एवॉइड इन द मॉडर्न जेस कैन कॉजेज बग ड्यू टू स्कोप लीक। मतलब ये हुआ कि अभी के समय में जो जावास्क्रिप्ट का कोड हम यूज करते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर, तो वहां पे वैर का हम बहुत कम यूज करते हैं, ना के बराबर ही यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ से अगर कर रहे हो ना तो इसके अंदर क्या होता है कि रीडिक्लेयर भी कर दे रहा हूं मैं,
उसको फिर उसी वैल्यू को इनिशियलाइज करके दूसरा वैल्यू भी अपडेट कर देना हो, तो इसके वजह से आप बहुत सारा कोड हो जाएगा ना, बल्कि कोड उसके अंदर अगर बाई चांस कहीं भी मिस्टेक हो गया तो आपको बग जब आएगा कोड के अंदर तो आप खोजते रह जाओगे लेकिन मिलेगा नहीं, तो वो इसके लिए इसको थोड़ा कम यूज करते हैं। और ऑलराइट, यहाँ पे अब आगे बात करते हैं लेट कीवर्ड के बारे में। अब ये लेट का मतलब क्या होता है कि ये सेम ब्लॉक स्कोप के अंदर काम करता है लाइक दिस। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जैसे कि इसको एक बार कमेंट करते हैं हमने, ठीक है। तो इसके आगे हम यहाँ पे आ गया ब्लॉक का मतलब, ब्लॉक एक ये ब्लॉक है। तो अगर आप इसके अंदर जो वैल्यू इनिशियलाइज कर दोगे ना एक किसी वेरिएबल के अंदर, तो वो इसी के अंदर एक्सेस कर पाओगे। इसके बाहर जैसे एक्सेस करोगे तो वहां पे एरर थ्रो करेगी, रेफरेंस एरर, जैसे कि यहाँ पे हमने ऐड किया है रेफरेंस एरर। तो वही है, जैसे कि इसके अंदर अब ये कैन बी अपडेट, इसको अपडेट कर सकते हो लेकिन आप इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो आई ट्राई, जैसे कि हमने इसको कमेंट किया एंड लेट का यूज करके एक नंबर वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर 30 स्टोर कराते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्टोर कराया, अब इसको कंसोल डॉट लॉग कराते हैं और उसके बाद फिर इस नंबर को हमने यहाँ प्रिंट कराया और फिर इसी नंबर के अंदर उसी को स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर कराते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फिर इसको कंसोल कराते हैं, तो फिर नंबर को हमने कंसोल कराया। अब क्या करते हैं कि उसी नंबर को रीडिक्लेयर करके देखते हैं क्या वैल्यू अपडेट हो पाती है कि नहीं। तो लेट और नम इसने किया और यहाँ पे 40 करो, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे मैंने वेरिएबल को रीडिक्लेयर किया तो इस केस में एरर आएगा। जैसे इसको होवर करेंगे, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल नम, मीन्स ये हुआ कि ये वेरिएबल एक ब्लॉक स्कोप है, इसको आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो इस तरह हम बताए, ठीक है। तो कुछ इस तरह हम लेट कीवर्ड को यूज करते हैं। आप चाहे तो इस कोड को रन करा के देख सकते हैं, वैल्यू आउटपुट वही आएगी। और होस्टिंग का कंसेप्ट अभी हम समझते हैं। देन बात करते हैं कांस्टेंट। आप कांस्टेंट से क्या लग रहा होगा, कांस्टेंट का मतलब यही है कि आप एक बार इनिशियलाइज कर दिए ना किसी वेरिएबल को किसी वैल्यू के साथ, तो उसको ना तो आप अपडेट कर सकते हो ना तो आप उसको रीडिक्लेयर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा ये भी एक ब्लॉक स्कोप होता है और मस्ट बी इनिशियलाइज एट ए डिक्लेयर टाइम, मतलब कि आप अगर इसको डिक्लेयर करोगे, तो जैसे कि हमने इसको कमेंट करता हूँ यहाँ से, उसके बाद अगर कांस्टेंट के अंदर एक नंबर स्टोर करके और क्या करते हैं कि यहाँ पे नम को फिर कोई वैल्यू देते हैं, सपोज करो हमने यहाँ पे 10 दे दिया, तो देखो इसके अंदर एक एरर आएगी। क्या एरर आया, जब इसके ऊपर होवर करेंगे तो कांस्टेंट डिक्लेरेशन मस्ट बी इनिशियलाइज। इनिशियलाइज का मतलब ये हुआ कि आपका जो ये वेरिएबल है ना, इसको पहले आप वैल्यू दोगे इनिशियलाइज के समय ही। जब आप उसको डिफाइन कर रहे हो ना तो उसको वैल्यू के साथ ही डिफाइन करोगे, अगर वैल्यू नहीं दे रहा तो उस केस में यहाँ पे एरर थ्रू करेगी। तो वही ये लाइन का मतलब हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोल रहा है कैन नॉट बी री असाइन, आपको री असाइन नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे 10 दे दिया, ठीक है, हमने 10 दे दिया। अब जैसे कि इसको 10 दिया फिर यहाँ पे 10 दे दिया, अब इसको जब हम यहाँ पे कंसोल लॉग कराएंगे तो देखो यहाँ पे जब हम कंसोल लॉग कराएंगे तो इस केस में एरर थ्रो करना चाहिए। हम क्या करते हैं, इसको क्लियर करते हैं यहाँ से। जब हम क्लियर किए उसके बाद नोड ऐप डॉट जेएस करके रन कराएंगे, तो जैसे रन कराए ना तो उस केस में यहाँ देख सकते हैं क्या आ रहा है, टाइप एरर। ये एक टाइप एरर देती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मींस ये हुआ कि आप जो नंबर को रीड असाइन कर रहे हो ना वो एक कांस्टेंट के अंदर आती है, ना के लेट एंड वेरिएबल के। तो इसलिए इसको हम री असाइन नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट एरे वैल्यू कैन बी म्यूटेड, जैसे कि ऑब्जेक्ट के अंदर और उसको जैसे एक बार अगर ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिए ना तो उसको भी आप रीडिक्लेयर रीअसाइन नहीं कर सकते हो। और आगे हम समझेंगे कैसे होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। और हॉस्टेक का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको लेट का जो मतलब, आशा करते हैं कि आपको जो जावास्क्रिप्ट में कीवर्ड है ना, जैसे कि वैर का कंसेप्ट और लेट का कंसेप्ट और कांस्टेंट का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ऑलराइट, यहाँ पे स्कोप टाइप के कंसेप्ट के अंदर सबसे पहला स्कोप आता है ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल का मतलब आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। एक बार वेरिएबल डिफाइन कर दिए ना तो आप उसी फाइल के अंदर कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हो। तो वो पॉसिबल किसके अंदर है, वैर के अंदर ही पॉसिबल है, ठीक है। उसको आप चाहे लेट एंड कांस्टेंट के अंदर अगर डिफाइन करके उसको एक्सेस करना चाहे तो वहां पे पॉसिबल नहीं है। ग्लोबल स्कोप का मतलब समझ गए, यही है। ग्लोबल का मतलब क्या होता है, कहीं भी, एक फाइल के अंदर कहीं भी, ठीक है। उसके बाद फंक्शन स्कोप आती है। फंक्शन स्कोप हम आपको अभी यहाँ पे समझाए थे, जैसे कि इस वाले कोड के अंदर, ठीक है। उसको बाद हम यहाँ पे ब्लॉक स्कोप, ब्लॉक स्कोप का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो ये तीनों कंसेप्ट को अभी हम डिस्कस किए थे ऊपर।
तो ये स्कोप यही होती है, ठीक है। उसके बाद होस्टिंग बिहेवियर क्या होता है? होस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज कर दिए, उसके बाद उसको एक्सेस करेंगे तो वो एरर थ्रो नहीं करेगा, लेकिन उससे पहले एक्सेस करेंगे तो वो एरर थ्रो करेगा। कैसे? जैसे कि हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कमेंट करते हैं, ठीक है, हमने इसको कमेंट किया। अब सबसे पहले वैर का ही यूज करते हैं। वैर के अंदर नम को यहाँ से हमने 10 स्टोर करा दिया, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे हमने 10 स्टोर करा दिया। अब इससे पहले इसको एक्सेस करते हैं, सपोज करो इसको कंसोल लॉग करा के और नम को ही एक्सेस करते हैं। तो इसको जब हम रन कराएंगे यहाँ से, ठीक है, जब हम इसको रन कराएंगे तो देखो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रही है, मीन्स ये हुआ कि आपका जो नंबर है वो अनडिफाइंड में आ गया, ठीक है। तो इसलिए इसको होता है। और लेट और कंस्टेंट के अंदर क्या है कि होस्टेड बट नॉट इनिशियलाइज, टीडीएल टेम्पोरली डेड जोन के अंदर आती है। अगर आप इसको लेट के अंदर भी करोगे तो इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से रन कराने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसके अंदर एरर थ्रू करेगी, बट इसके अंदर एरर थ्रू किया लेकिन वेयर के अंदर एरर थ्रू नहीं किया। ये क्या कर रहा है कि रेफरेंस एरर कैन नॉट असाइन नम बिफोर कैन नॉट एक्सेस। एरर क्या कर रहा है? कैन नॉट एक्सेस नम बिफोर इनिशियलाइज, मतलब कि आप इसको बगैर इनिशियलाइज कर ले पहले एक्सेस नहीं कर सकते हो, वही है नॉट इनिशियलाइज, ठीक है। अब फंक्शन के मतलब क्या होता है? फंक्शन एक फुली होस्टेड डिफिनेशन होता है, उसको आगे हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल के कंसेप्ट के बारे में समझे, जिसके अंदर 3 तरह का वेरिएबल होता है। सबसे पहला लेट होता है, कांस्टेंट होता है, वेर होता है, जिसमें हम 2 ज्यादातर यूज करते हैं और फर्स्ट वाले को ज्यादा इग्नोर ही करते हैं। और स्कोप के बारे में समझे, जो कि पहला होता है ग्लोबल स्कोप, सेकेंड होता है ब्लॉक स्कोप, थर्ड होता है फंक्शन स्कोप, ठीक है। तो ये बस इतना ही कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, ऑल राइट नाउ डिस्कस डाटा टाइप। सो डाटा टाइप का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब आप पढ़े होंगे तो वो एक डाटा टाइप ये डिफाइन करता है कि जैसे कि आप नंबर ले रहे हो, अगर आप अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर हो गया, अगर आप किसी के सेंटेंस को ले रहे हो, अगर आप ट्रू और फॉल्स हाँ या ना में जब जवाब देते हो, या अगर आप सपोज करो जो स्पेशल कैरेक्टर आती है, ये सब किस चीज़ में आती है? ये एक डाटा टाइप का ही फॉर्मेट है। तो इसी को समझने के लिए सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा टाइप इनिशियलाइज मतलब इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसके अंदर जैसे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो डाटा टाइप है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम यहाँ पे ऐड किए, उसको समझते हैं। जैसे एक लाइन में 2-3 लाइन में है, इसको पढ़ते हैं। जावास्क्रिप्ट लाइक ए मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट के लोग के, हैव ए वैरायटी ऑफ डाटा टाइप्स रिप्रेजेंट काइंड ऑफ डाटा, ठीक है। ये क्या करता है? बहुत सारा वैरायटी का डाटा टाइप है सब प्रोग्रामिंग में, और वो डिफाइन करता है डाटा। अब इसका मतलब हुआ कि द मेन डाटा टाइप इन द जावा स्क्रिप्ट कैन बी डिवाइड इनटू 2 कैटेगरीज। जो मेन डाटा टाइप है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, उसको 2 पार्ट में हमने डिवाइड करके रखा है, ऑलरेडी डिफाइन है, हमने नहीं, मतलब कि जो प्रोग्राम है उसके अंदर। तो सबसे पहला आता है प्रिमिटिव और सेकेंड आता है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब ये होता है कि जो कि बना हुआ ऑलरेडी है, जैसे कि नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ट्रू बुलियन हो गया। एंड नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है जिसको आप खुद क्रिएट करते हो, लाइक ऑब्जेक्ट हो गया, एरे हो गया, फंक्शन हो गया, उसके बाद मैप हो गया, ये सब का बात कर रहा हूँ। तो अभी हम समझते हैं कि वो कैसे होता है। जैसे कि सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के बारे में। इसके अंदर आते ही नंबर। अब नंबर से आपको पता चल रहा होगा कि कितने तरह का नंबर होती है रियल टाइम में। तो नंबर 3 तरह का होता है, एक फ्लोटिंग नंबर होती है, एक नेगेटिव नंबर होती है, एक पॉजिटिव नंबर होती है। सो यहाँ पे हमने ऐड किया, सबसे पहले इंटीजर होता है, बोथ इंटीजर फ्लोटिंग नंबर, ये एक नंबर होती है। इंटीजर के अंदर 2 तरह का इंटीजर होता है, सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर होता है, देन नेगेटिव इंटीजर होता है, और उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब होता है कि वो डिसिमल के अंदर नंबर आएगी, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर देख सकते। अब नेक्स्ट आती है स्ट्रिंग। अब इसमें हम कोड करके क्या दिखा है, आप इसको मतलब कि पढ़ के याद रखेंगे। उसके बाद आती है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग को 3 तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टोर करते हैं, जैसे कि सबसे पहला आती है सिंगल कोट, सेकंड आती है डबल कोट, थर्ड आती है टेम्पलेट लिटरल। तो अब इसको समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने डिफिनेशन के अंदर भी लिखा है, रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग कैन बी इंक्लोज सिंगल कोट, डबल कोट एंड ब्रैकेट्स, ठीक है। बैकटिक्स बोलते हैं जिसको हम टेम्पलेट लिटरल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं एग्जांपल के अंदर फर्स्ट नेम स्टोर किया सिंगल कोट के अंदर, और यहाँ पे ये डबल कोट के अंदर होगा। अभी इसको हम अपडेट कर देंगे, तो यहाँ पे ये डबल कोट के अंदर होगा। और थर्ड देख सकते हैं बैकटिक को कैसे यूज किया गया। अगर बैकटिक को उस केस में यूज करते हैं कि अगर आपको एक सेंटेंस प्रिंट कराना है, लाइक माय नेम इज एमडी खालिद आलम,
और इस तरह कुछ सेंटेंस प्रिंट कराना है, जैसे कि माय नेम इज एमडी खालिद आलम एंड डिग्री वगैरह प्रिंट कराना है, तो उसको ऐड करके आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल के अंदर दिखाते हैं आपको। तो सपोज करो लेट लेते हैं और यहाँ पे फर्स्ट नेम ऐड मतलब नेम ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेम दिया, उसका नाम देता हूँ खालिद आलम, ठीक है, मैंने नेम दे दिया अपना। उसके बाद जब हम इसको कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, उसके बाद बैकटिक का यूज करेंगे और जो पहला नाम है पहले लिखेंगे आई एम, उसके बाद जो बैकटिक है उसको कुछ इस तरह एक्सेस करते हैं, जैसे सबसे पहले डॉलर, उसके बाद ये ब्रैकेट और इसके अंदर आपका जो वेरिएबल उसको देंगे, तो यहाँ से आपका नेम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा आउटपुट के अंदर आई एम एमडी खालिद आलम, ठीक है। तो आई एम खालिद आलम आएगा, सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद हम इसको रन कराते हैं, तो देख सकते हैं ये एक सेंटेंस के अंदर प्रिंट हो रहा है। अगर आपको इसको नेक्स्ट लाइन में भी कुछ प्रिंट कराना है तो उसमें भी आसानी होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई एम डेवलपर, तो ये भी प्रिंट होगा, इसमें भी कोई एरर थ्रू नहीं करेगा। जब सबसे पहले इसको हमने रन कराया तो देख सकते हैं यहाँ पे आई एम एमडी खालिद आलम आई एम डेवलपर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है। तो आप इसके लिए बैक टिक को यूज कर सकते हैं अच्छे से, और आप चाहे तो इसका भी यूज करके इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा क्या होगा कि उसमें प्लस माइनस और इस तरह का कुछ यूज करके प्रिंट कराना पड़ेगा। आगे उसको डिस्कस करेंगे कैसे उसको यूज करेंगे, जैसे कि हमने इसको इस तरह यूज कर लिया। अगर आपको इसको सिंगल में प्रिंट कराना है, जैसे कंसोल लॉग, और यहाँ पे सबसे पहले आपको आई एम प्रिंट कराना पड़ेगा, उसके बाद फिर प्लस करके नेम प्रिंट कराना पड़ेगा, फिर प्लस करके उसके अंदर लिखना पड़ेगा आई एम डेवलपर, ठीक है। कुछ इस तरह प्रिंट कराना पड़ेगा, तब आप इसको रन कराओगे तो ये एक सिंगल लाइन में प्रिंट होगा। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट लाइन प्रिंट कराना पड़ेगा, स्लैश एन करके नेक्स्ट लाइन होती है, तो उस तरह आप इसको यूज कर सकते हो। तो हमने स्ट्रिंग को भी समझ लिया। नेक्स्ट बात करते हैं बुलियन। बुलियन का मतलब क्या होता है कि ट्रू और फॉल्स। अगर कोई वेरिएबल ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगी, अगर कोई वेरिएबल फॉल्स है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर उसके अंदर वैल्यू स्टोर है ट्रू और फॉल्स तो वो ही रिटर्न करेगी। इन जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, मैंने इज एक्टिव में ट्रू लगाया, इज ओवर 18 फॉल्स लगाया, तो ये यहाँ पे ट्रू और फॉल्स केस में आ रही है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेरा आती है अनडिफाइन। अनडिफाइन का मतलब ये हो कि आप वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिए हो लेकिन कोई वैल्यू उसको नहीं दिए हो, तो आप उसको एक्सेस करोगे ना तो उस केस में अनडिफाइन आएगी। हम क्या करते हैं इसको यहाँ पे, तो हमने इसको रन कराया, लेट लेता हूँ, उसके बाद एक नंबर इनिशियलाइज किया, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करके इसी नम को यहाँ से प्रिंट कराता हूँ। तो हमने इसको किया, उसके बाद यहाँ से क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। और नोट ऐप डॉट जीएस का, जैसे कि देखो यहाँ पे अनडिफाइन एरर है, मतलब ये एक अनडिफाइंड डाटा टाइप के अंदर चला गया, ठीक है। तो कुछ इस तरह हम अनडिफाइन को यूज करते हैं। आगे आती है नल। नल एक खुद का डाटा टाइप है, जैसे कि आगे चल के कंडीशन वगैरह लगाओगे कि ये जो वेरिएबल आ रही है क्या इसके अंदर जो डाटा स्टोर है वो एक नल के इक्वल है, तो उसको इस तरह प्रिंट करा दो। अगर ये डाटा आ रही है अनडिफाइन के अंदर तो उसको अनडिफाइन रिटर्न करा दो। इसको आगे बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, आप घबराइए मत, ठीक है। तो इन दोनों को आप ध्यान रखिएगा। अब आती है सिंबल। सिंबल तो नया डाटा टाइप आया, अभी हम मतलब कि ज़्यादातर यूज किए नहीं है। लाइक एक ऑब्जेक्ट जिस तरह होती है ना उसी तरह सिंबल काम करती है। जैसे कि यहाँ एक यूनिक प्रिमिटिव है जिसके अंदर की ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज होती है, तो ये और ये जो डाटा टाइप है इसको हम बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कि जैसे कि सिंबल को क्रिएट करना था, आप सिंबल ऑब्जेक्ट जिस तरह क्रिएट करते हैं उसी तरह क्रिएट करेंगे और उसके अंदर आप वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं लाइक ए की एंड वैल्यू के फॉर्मेट में। तो आप इसको एक्सेस करके मतलब कि एक्सप्लोर कीजिएगा इंटरनेट पे इन दोनों के बारे में, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने तो यहाँ पे 5 जो डाटा टाइप के बारे में बताया, ये बहुत ज़्यादा यूज होती है, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जो कि प्रिमिटिव डाटा टाइप था जिसके अंदर नंबर, उसके बाद स्ट्रिंग, देन बुलियन, उसके बाद एक अनडिफाइन और एक नल। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव। इसको तो यहाँ पे बताना जरूरी नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं इसका जो नाम है ना उसको सिर्फ बता रहे हैं आपको। ये एक डिटेल में टॉपिक है, इसको अच्छे से हम पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला ऑब्जेक्ट आती है। ऑब्जेक्ट एक खुद में टॉपिक है जिसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। जेसॉन फॉर्मेट में अगर डाटा स्टोर करना है तो वो एक ऑब्जेक्ट के अंदर ही स्टोर होती है। तो जैसे कि इसको कुछ इस तरह हम यूज करते हैं, जैसे इस कोड को क्या करते हैं यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको कमेंट कर लिए, ठीक है, और यहाँ पे इसको एक्सेस कर लिए। अब इसको रन करा के देखते हैं कि क्या प्रिंट हो रहा है। यहाँ से हमने क्लियर किया और रन कराया, तो जैसे देख सकते हैं कि नेम के अंदर एलिस प्रिंट होगा और एज प्रिंट होगा। अगर सपोज करो सिर्फ नेम प्रिंट कराना है तो आप कुछ इस तरह प्रिंट करा सकते हो। अभी बस ये ध्यान रखोगे कि ये डॉट वगैरह क्या होती है आगे हम समझेंगे।
फिलहाल के आप ये सब भूल जाओ, बस हम इसमें बता रहे हैं जैसे कि पर्सन के अंदर जो नेम है ना, यहाँ पे ये वाला वैल्यू प्रिंट होगा, सिर्फ वैल्यू प्रिंट होगा, नॉट ए की। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू आ गई एलिस, ठीक है। तो जैसे इसका डिफिनेशन समझते हैं कि इट इज यूज टू स्टोर ऑफ कलेक्शन डाटा मोर कॉम्प्लेक्स एंटिटीज ऑब्जेक्ट आर क्रिएट यूजिंग दिस करली ब्रैकेट, ठीक है। तो इस तरह हम मतलब कि ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। उसके बाद मेरा एरे आती है, तो एरो को यूज करने के लिए इस वाले ब्रैकेट को यूज करते हैं, दैट इज द स्क्वायर ब्रैकेट। एंड इसका डिफिनेशन क्या है कि स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट यूज टू स्टोर ऑर्डरिंग डाटा। ऑर्डर ऑफ कलेक्शन का अगर डाटा है, जैसे कि अगर आप एक नंबर के अंदर डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्ट्रिंग का एरे का यूज कर सकते हैं। अगर आप नंबर और स्ट्रिंग का भी यूज करना डाटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एरे का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं, इसको आगे अच्छे से समझेंगे। उसके बाद फंक्शन भी आता है, तो फंक्शन को भी बहुत डिटेल में समझेंगे आने वाले वीडियो में या उसके वीडियो में, उसके अगले वीडियो में, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे फंक्शन इज द जावास्क्रिप्ट आर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ही है ये भी। और दे कैन बी यूज डिफाइन फंक्शन डिक्लेरेशन और एक्सप्रेशन। ये सब क्या होता है, अब ये कंसेप्ट जब फंक्शन वाले चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें अच्छे से समझेंगे। फंक्शन को कुछ इस तरह इनिशियलाइज करते हैं और कुछ इस तरह कॉल करते हैं, ठीक है। ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है। दिस फंक्शन इज कॉल्ड नॉर्मल फंक्शन बोलते हैं और इसको वेरिएबल फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो और एक एरो फंक्शन भी होती है, तो उसको कैसे यूज करते हैं हम आगे समझेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरा आता है डेट। अब ये डेट एक खुद का प्रिमिटिव डाटा टाइप है। जैसे कि अगर अभी का करंट डेट प्रिंट कराना है तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे लेट का यूज करेंगे। एंड सपोज करो मैं यहाँ पे डेट देता हूँ, डेट दिया, उसके बाद आपको न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, फिर डेट का यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ से जो आज का डेट है वो प्रिंट हो जाना चाहिए। कंसोल करता हूँ, लॉग करता हूँ, यहाँ पे हम डेट प्रिंट करता हूँ। तो इस केस में क्या होगा कि डेट एंड टाइम, जो अभी समय पे डेट है, आज के दिन का डेट, और जो टाइमिंग है अभी का, वो भी साथ में यहाँ पे प्रिंट होगा। जैसे कि यहाँ से हम क्लियर करते हैं और जब रन कराएंगे तो जैसे यहाँ देख सकते हैं डेट आज 24 है, और उसके बाद टाइम के अंदर देख सकते हैं ये टाइम प्रिंट हो रहा है। अब ये टाइम किस फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा है, ये मतलब कि ये यूएस के टाइम के अंदर टाइमिंग दे रहा है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ 15 बज के मतलब कि 3:32 42 सेकेंड, एंड उसके आगे भी जो है वो। अगर आपको इसको चेंज करना है, ठीक है, इसको नॉर्मल टाइम के अंदर लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे डॉट के अंदर टू डेट स्ट्रिंग के अंदर जब कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ डेट को प्रिंट कराएगा। जैसे कि हम इसको क्लियर करते हैं, नोड ऐप डॉट जेएस करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे संडे और अगस्त 20 आ रहा है, 24 आ रहा है, और जो ईयर है वो आ रही है। अगर आपको सिर्फ टाइम प्रिंट करना है तो इसको आप उसी मेथड के अंदर, जैसे कि टू स्ट्रिंग और टाइम आती है, जैसे कि हमने क्या किया, टू यहाँ पे लोकल स्ट्रिंग और लोकल टाइम स्ट्रिंग, ठीक है। जो लोकल टाइम स्ट्रिंग है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। जैसे कि देखो हमने यहाँ पे रन कराया तो जो अभी टाइम हो रहा है 9:03, ये प्रिंट हो गया, ठीक है। और जो भी है पीएम आ रही है। तो इस तरह हम डेट का भी यूज करते हैं। तो उसके बाद ये रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट द रेगुलर एक्सप्रेशन, कुछ इस तरह का फॉर्मेट के अंदर स्टोर करते हैं डाटा को। उसके बाद मैप है। अब मैप को क्या है, कलेक्शन कीवर्ड डाटा आइटम सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस तरह डाटा स्टोर थी, जिसके अंदर की और वैल्यू में डाटा स्टोर करते हैं, उसी तरह इसके अंदर भी हम स्टोर करते हैं। सबसे पहले मैप को क्रिएट करते हैं, उसके अंदर सेट करते हैं वैल्यू को की एंड वैल्यू के फॉर्म में, और देन उसको लॉग कराते हैं। तो इसको आगे हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद मेरा आता है सेट। ये सेट भी एक कलेक्शन होता है जिसमें यूनिक वैल्यू स्टोर होती है, डुप्लीकेट नॉट अलाउ होता है इसके अंदर। तो जैसे कि यहाँ पे हमने स्टोर किया था, तो इसको आगे जो है ना हम एक एक करके समझेंगे नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप को, ठीक है। तो इसलिए हम इसके अंदर ओवरव्यू दे दिए कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या क्या होता है। अब ये जो नेक्स्ट है ना, टाइप चेक करने के लिए, सपोज करो अब इसको सबसे पहले समझने से पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ चेक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेट, और उसके बाद इज एक्टिव दिया मैंने यहाँ पे ट्रू, ठीक है। तो इसको ट्रू किया। अब उसके बाद जब हम इसको कंसोल करेंगे, कंसोल लॉग और टाइप्स ऑफ प्रिंट कराएंगे इज एक्टिव को, तो इस केस में क्या प्रिंट होगा, या ट्रू प्रिंट होगा या बुलियन प्रिंट होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रन करा कर टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्लियर किया और उसके बाद नोड ऐप दिया, तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका डाटा टाइप प्रिंट हो गया, दैट इज द बुलियन, ओके। अगर इफ यू आर क्रिएटेड वेरिएबल इज द टाइप्स ऑफ नंबर, तो उसको चेक करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे नंबर स्टोर कराते हैं, सपोज करो इसके अंदर 30 प्रिंट करा, देन कंसोल लॉग कराते हैं इसको टाइप्स के अंदर, टाइप्स ऑफ और नम, ठीक है।
तो जब इस केस में प्रिंट कराएँगे तो इसका डाटा टाइप नंबर प्रिंट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे नंबर प्रिंट हो गया। तो डिटर्मिनेट जैसे यहाँ पे लिखे हैं डिटरमाइनिंग डाटा टाइप्स, अगर आपको डाटा टाइप पहचानना है किसी भी वेरिएबल को तो उसके लिए आप टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करके पहचान सकते हैं। तो जैसे कि जावास्क्रिप्ट इज़ अ डायनामिकली टाइप लैंग्वेज व्हिच मीन्स वेरिएबल कैन बी होल्ड वैल्यू डिफरेंट डाटा टाइप्स और ओवर टाइम। The types of operator can be used determine the data types of value और variable। ठीक है, तो आप उस तरह की यूज करके आप कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिसन किए हैं तो इसको आप समझ सकते हैं। तो इस तरह हम डाटा टाइप के कंसेप्ट यूज किए। अब इसके अंदर जैसे कि एक बार ओवरव्यू देते हैं, जैसे कि हमने क्या-क्या आप पढ़ा उसको समझते हैं। सबसे पहले हमने वेरिएबल के कंसेप्ट समझे जिसके अंदर लेट और कांस्टेंट एंड वेर होता है। तो सबसे ज़्यादा 2 यूज़ होती है लेस्ट एंड कांस्टेंट। उसके बाद हम डाटा टाइप के अंदर समझे। उसके बाद एक और कंसेप्ट समझे थे स्कोप के बारे में जिसके अंदर 3 स्कोप होता है, एक ग्लोबल स्कोप होता है, एक ब्लॉक स्कोप होता है, एक फंक्शन स्कोप होता है। उसके बाद होस्टिंग का कंसेप्ट समझे। उसके बाद फिर डाटा टाइप के अंदर आए तो इसके अंदर समझे 2 डाटा टाइप के बारे में, प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर समझे, उसके बाद नॉन प्रिमिटिव का कंसेप्ट समझे। उसके बाद जैसे कि इसके अंदर समझे हमने डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं किसी भी डाटा वेरिएबल को या वैल्यू को कि ये कौन सा डाटा टाइप है, तो उसके लिए आप टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का आज का जो टॉपिक था ना, यहीं पे ये 2 टॉपिक को कवर करना था। तो आज हमने ये 2 कंसेप्ट को समझ लिया। सो अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।